फाइनल अकाउंट्स रिविजन हम स्टार्ट करें। पहले तो हम फाइनल अकाउंट्स बनाते क्यों है, रीज़न क्या है। सबसे पहले आप जर्नल एंट्रीज करते हो, उसकी लेजर पोस्टिंग करते हो, उसमें से आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो। ट्रायल बैलेंस की जब मैंने आपको कोई भी कंपनी का ट्रायल बैलेंस दिया तो आप सिर्फ वो ट्रायल बैलेंस देख के मुझे बता सकते हो क्या कंपनी ने प्रॉफिट कितना किया है, लॉस कितना किया है, कैसे बिजनेस चल रहा है। दो कंपनी के ट्रायल बैलेंस रखो साथ में, कंपेरेबल है क्या कि कौन सा बिजनेस अच्छा चल रहा है कौन सा नहीं। समझ में आ रहा है क्या? ट्रायल बैलेंस तो क्या ऐसे एक समरी है कि कौन से अकाउंट्स अब तक टैली नहीं हुए, कैसे पैसे बैलेंसेस हुए। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ। तो हमको क्या करना था, अलग अलग कंपनीज को आपस में कंपेरेबल बनाना था, और प्लस मेरे को खुद को भी तो समझ में है लास्ट ईयर मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, इस ईयर कितना कमा रही हूँ। मेरे को अपना भी प्रॉफिट कंपेयर करना था। तो कंसेप्ट आया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 3 होती है, कौन सी? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में से क्या आता है? गुड्स आता है। कौन से गुड्स? जो हम गुड्स खरीदते हैं और जो हम गुड्स बेचते हैं, यानी जो मैंने खरीदा था विद द इंटेंशन टू सेल। तो ट्रेडिंग अकाउंट में को कौन सा प्रॉफिट दिखाता है? ग्रॉस प्रॉफिट दिखाता है। ट्रेडिंग अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट होता है? हाफ वे वो रियल अकाउंट होता है और बचा हुआ हाफ वे वो नॉमिनल हो जाता है। रियल अकाउंट के रूल्स क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स बिजनेस में अंदर आते हैं हम डेबिट करते हैं, गुड्स बिजनेस से बाहर जाते हैं हम क्रेडिट करते हैं। तो आप लोग जब भी ये रिविजन वीडियो देख रहे हो, आप पहले क्या बनाओगे? ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। तो अब आपने अगर ट्रेडिंग बना लिया, उसमें आप लिखोगे डेबिट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट में क्रेडिट व्हाट गोज आउट हाफ वे पे। और सेकेंड रूल कौन सा अप्लाई होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या बात करूँ? डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से? जो ये एक्सपेंस अगर मैं नहीं करूँगी तो मेरा बिजनेस चलेगा ही नहीं। ये खर्चा करूँगी तो मेरा बिजनेस चलेगा, वरना नहीं चलेगा। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, एक होता है वेजेस, दूसरा होता है सैलरीज। वेजेस जो हम वीकली देते हैं या डेली देते हैं या आर्ली देते हैं। मैं अपने लेबरर्स को अगर वेजेस ही नहीं पे करूँगी, यानी अगर मैं वेजेस का खर्चा ही नहीं करूँगी तो मेरा प्रोडक्शन होगा क्या? तो मैं ऐसे बोलूँ कि अगर एक आधा दिन लेबरर नहीं आया तो प्रोडक्शन कम प्रोडक्शन यानी कम सेल, बिजनेस ही नहीं चलेगा अगर जब तक मैं वेजेस नहीं पे कर रही हूँ तो इसीलिए वेजेस मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। यहीं अगर मैं सैलरीज की बात करूँ, एक आधा महीना मेरे पास अकाउंटेंट नहीं था, मैनेजर नहीं था, इससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? बिजनेस तो चलता ही रहता है। प्रॉब्लम्स आती है, ऐसे नहीं कि प्रॉब्लम नहीं आती, पर बिजनेस तो चलता रहता है। तो ये कौन सा अकाउंट होता है? सैलरीज हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। समझ में आ रहा है? जो बिजनेस है इसीलिए ये खर्चे हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और जो ये खर्चे करेंगे तो ही बिजनेस चलेगा, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। समझ में आ रहा है क्या बात करूँ? तो अब ट्रेडिंग अकाउंट में जो मेरा प्रॉफिट निकलता है उसको मैं बोलती हूँ ग्रॉस प्रॉफिट। लॉस होगा तो उसको मैं बोलती हूँ ग्रॉस लॉस। ये ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस क्या होता है? मेन बिजनेस करने का प्रॉफिट लॉस कितना, मेन बिजनेस करने से मैंने कितना कमाया है या कितना गवाया। बट सिर्फ बिजनेस नहीं होता है, अदर इनकम्स भी होती है और अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं। इसीलिए हम ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस को कहाँ लेकर जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल के रूल्स क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो आप डेबिट करोगे सारे एक्सपेंसेस, कौन से? जो ट्रेडिंग में नहीं गए, यानी सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जो भी लॉस हुआ, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, याद आ रहा है क्या? और क्रेडिट क्या करोगे? सारी इनकम, जो भी बिजनेस में इनकम आती है एक्सेप्ट सेल, वो कहाँ पे क्रेडिट होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद याद रखना, जब भी आप एग्जाम में प्रेजेंट कर रहे हो, ट्रेडिंग और पीएनएल दोनों पे डेबिट क्रेडिट आता है। ट्रेडिंग और पीएनएल एक पीरियड के लिए बनता है, कौन सा? पूरे अकाउंटिंग ईयर के लिए। तो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और ख़त्म होता है 31 मार्च को। इसीलिए हम उस अकाउंट का नाम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च।
पूरे ईयर के परचेसेस है, पूरे ईयर के सेल्स है, पूरे ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट है। समझ आ रहा है क्या बात कर रही हूँ? यही जब मैं बैलेंस शीट पे जाऊंगी ना, तो बैलेंस शीट एक पोजीशन स्टेटमेंट है। आज के दिन पे मेरे एसेट्स कितने हैं या आज के दिन पे मेरी लाइबिलिटीज कितनी है, तो हम उसको कैसे लिखते हैं? बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। अगर आप गलती से भी लिख कर आ रहे हो बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, तो आप इलिटरेट हो। प्लीज ध्यान देना, बैलेंस शीट कब की होती है? एक दिन की होती है। तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च आता है। समझ में आ रहा है क्या बात करूँ? इसके बाद नेक्स्ट बैलेंस शीट में मेरी लाइबिलिटीज होती है और बैलेंस शीट में मेरे सारे असेट्स होते हैं। क्वेश्चन में मुझे क्या दिया हुआ रहता है? क्वेश्चन में एक तो मुझे ट्रेडिंग अकाउंट दिया हुआ रहता है, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ रहता है, और दूसरा क्वेश्चन में मुझे एडजस्टमेंट्स दिए हुए रहते हैं। प्लीज ध्यान देना, क्वेश्चन में आपको दो चीजें दी हुई रहती है, क्या क्या? ट्रायल बैलेंस और दूसरा एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस के सिंगल इफेक्ट होते हैं, एडजस्टमेंट्स के डबल इफेक्ट्स होते हैं। सारे ट्रायल बैलेंस आइटम्स के सिंगल इफेक्ट्स जाते हैं, सारे एडजस्टमेंट्स के डबल इफेक्ट जाते हैं। सिंगल इफेक्ट मतलब क्या? ट्रायल बैलेंस के जितनी भी डेबिट की चीज़ है ना, ये मेन क्रक्स है, ये समझ में आ गया, पूरा चैप्टर ईजी है। ट्रायल बैलेंस में जितनी भी डेबिट में चीज़ है ना, वो कहाँ कहाँ जाएगी? ट्रेडिंग डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, या फिर असेट्स। और जो भी क्रेडिट की चीज़ है वो कहाँ कहाँ जाएगी? ट्रेडिंग क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, या तो फिर लाइबिलिटीज। याद आएगा? पक्का याद आएगा क्या बात कर रही हूँ? ट्रायल बैलेंस में जितनी भी डेबिट में चीजें हैं वो जाती है या तो ट्रेडिंग डेबिट में, या तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में, या तो फिर असेट्स में। और जितनी भी क्रेडिट की चीज है वो जाती है या तो ट्रेडिंग क्रेडिट में, या तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में, या तो फिर बैलेंस शीट लाइबिलिटीज। बैलेंस शीट एक अकेला ऐसा स्टेटमेंट है जो उल्टा है, क्रेडिट डेबिट है, यानी लाइबिलिटीज असेट्स है, पर लिखते नहीं है। क्रेडिट डेबिट बैलेंस शीट के ऊपर लिखते नहीं है। याद आएगा? पक्का याद आएगा क्या बात करूँ? इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज एडजस्टमेंट्स। जो भी होते हैं ना, एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट इफेक्ट और एक क्रेडिट इफेक्ट। इक्वल अमाउंट्स का एक डेबिट इफेक्ट देते जाएंगे और एक क्रेडिट इफेक्ट देते जाएंगे। अब मैंने क्या किया, मैंने आपकी पूरी टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चंस थे 12th स्टेट बोर्ड्स को, वो सारे क्वेश्चंस में से जो जो ऐसे टर्म्स थे जो थोड़े कंफ्यूजिंग है, मतलब एग्जाम पेपर में अगर आपको ट्रायल बैलेंस में ये वाली चीज़ें दिख गई तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा या पीएनएल में जाएगा। वो सारे आइटम्स मैंने शॉर्टलिस्ट किए और ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट में डाले। तो उससे वो ट्रिकी आइटम्स का डिस्कशन मैं अभी कर रही हूँ। तो आपने जो ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाया है, इसमें आप वो लिखते जाओ। समझ में आ रहा है क्या? बेसिक सबको पता है कि परचेसेस ट्रेडिंग डेबिट में जाता है, सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट में जाता है, तो ये चीज़ें नहीं डिस्कस करूँ। जो एक आधी चीज़ ट्रिक कर सकती है आपको, मैं वो चीज़ डिस्कस करूँ। नंबर 1, सबसे पहले ट्रेडिंग में दो चीज़ है। आपको क्वेश्चन में दिया है वेजेस, तो वो जाता है ट्रेडिंग में। आपको क्वेश्चन में दिया है सैलरीज, तो वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आपको क्वेश्चन में दिया है वेजेस एंड सैलरीज, तो फर्स्ट क्या है वेजेस, तो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में। आपको क्वेश्चन में दिया है सैलरीज एंड वेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो आप ट्रेडिंग में लिखोगे 2 वेजेस एंड सैलरीज, और पीएनएल में लिखोगे 2 सैलरीज एंड वेजेस। समझ आ रहा है क्या बात करूँ? उसको ये पास करो। दे दो, फिर दे दो मैडम, हाँ उनके पास। समझ आ रहा है क्या बात करूँ? नेक्स्ट ट्रेडिंग में एक चीज़ जाती है रॉयल्टीज। रॉयल्टी क्या होता है? कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए आप जब भी किसी से पेटेंट लेते हो, ट्रेडमार्क लेते हो, आपको उसके अगेंस्ट क्या पे करनी पड़ती है? रॉयल्टीज पे करनी पड़ती है। तो रॉयल्टीज जब तक आप पे नहीं करोगे, आप बिजनेस में वो प्रोडक्ट नहीं बना सकते हो। इसीलिए रॉयल्टीज कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। नेक्स्ट आपका ट्रेडिंग में जाता है इनवर्ड वाली जो भी चीज़ें हो, कैरेज इनवर्ड हो, फ्रेट इनवर्ड्स हो, जब भी इनवर्ड वर्ड आया तो कहाँ डालोगे आप? ट्रेडिंग में। आउटवर्ड वाली चीज़ें पीएनएल में, 2 कैरेज आउटवर्ड, 2 फ्रेट आउटवर्ड्स। अगर क्वेश्चन में इनवर्ड भी नहीं दिया, आउटवर्ड भी नहीं दिया, तो क्या करोगे?
अगर क्वेश्चन साइलेंट है, सिर्फ क्वेश्चन ने बोला है कैरेज, ना इनवर्ड बोला है ना आउटवर्ड बोला है, तो कहा जाता है ट्रेडिंग में। लिखो हेडलाइन, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट assume carriage inward or freight inward in trading. If question is silent, assume carriage inward or freight inwards in trading. याद आएगा ये सब चीजें। नेक्स्ट हमारा है इम्पोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी। ये देखो क्या होता है, जब भी हम गुड्स इम्पोर्ट करते हैं ना, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, मैंने फॉरेन कंट्री से गुड इम्पोर्ट किया, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम बोलते हैं इम्पोर्ट ड्यूटी। तो मैं ऑब्वियसली इम्पोर्ट क्या करूँगी, जो मेरे रॉ मटेरियल्स होंगे, जब तक वो इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं भरूंगी, यानी इम्पोर्ट टैक्स नहीं भरूंगी, गुड्स बिजनेस में आएगा क्या? नहीं आएगा। गुड्स बिजनेस में आएगा नहीं तो बिजनेस होगा क्या? नहीं होगा। तो इसीलिए इम्पोर्ट ड्यूटी कहाँ आता है? ट्रेडिंग में। और एक्सपोर्ट ड्यूटी होगा तो कहाँ आता है? पीएनएल में। एक टी फॉर्मेट में ट्रेडिंग जो लेट है, टी फॉर्मेट में ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाओ और जो जो आइटम्स बोल रही हो लिखते जाओ, नहीं तो भी 1 2 3 4 करके आइटम्स लिख के लिखते जाओ तो ही कनेक्ट होगा। बैठ के सुनोगे तो लगेगा मैं सत्संग कर रही हूँ। बढ़ू आगे। एक्सपोर्ट ड्यूटी कहाँ जाता है? पीएनएल में। और इम्पोर्ट ड्यूटी कहाँ जाता है? ट्रेडिंग में। नेक्स्ट हम कर रहे हैं फैक्ट्री। फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी चीजें हो ना, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री पावर, जहाँ पे फैक्ट्री वर्ड दिखा डायरेक्टली कहाँ डाल दोगे आप? ट्रेडिंग में। तो फैक्ट्री रिलेटेड जो भी चीजें वो कहा जाएगी ट्रेडिंग में। मतलब ये समझो मैं डायरेक्ट आपको स्पून फीड ही कर रही हूँ। सारे ट्रिकी क्वेश्चंस मैंने निकाले, ट्रिकी आइटम्स जहाँ पे कंफ्यूज होने के चांस है। तो अब जितना मैं आपको ये वीडियो रिकॉर्ड करके दे रही हूँ, इसका आज वाला सेशन 1 और सेशन 2 एडजस्टमेंट का, इतना आपने किया। आपको इसके बाद एक भी कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। कोई भी एग्जाम रैंडम उठा के प्रैक्टिस करके जाओगे, फाइनल अकाउंट्स इज डन। ओवरऑल कवरेज है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आए। अब बेसिक तो जो मैंने कवर नहीं किया है वो मैं अज्यूम कर रही हूँ आपको आता है। इसके अलावा जो मैं आज करा रही हूँ, इससे ज़्यादा पेपर में कुछ भी नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? नेक्स्ट, मोटिव पावर। मोटिव पावर क्या होता है? मशीनरी चलाने के लिए जो पावर चाहिए वो कहा जाता है ट्रेडिंग में, टू मोटिव पावर। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हम। एक है ना, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आपको दो चीजें दी हुई रहती है, टू प्रोडक्टिव वेजेस, टू अनप्रोडक्टिव वेजेस। प्रोडक्टिव ट्रेडिंग में, अनप्रोडक्टिव हाँ, प्रोडक्टिव यानी प्रोडक्शन में हेल्प किया वो वेजेस ने, तो वो कहाँ जाता है? ट्रेडिंग में। और अनप्रोडक्टिव वो कहाँ जाता है? पीएनएल में। प्लीज याद रखना। नेक्स्ट है ना, वर्क्स मैनेजर सैलरी। वर्क्स मैनेजर यानी वो जो फैक्ट्री में रुक के काम करवाता है, तो वो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में। सिर्फ मैनेजर सैलरी दी होगी तो पीएनएल। समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा लिखते जाओ तो कनेक्ट होगा। हाथ में पेंसिल लेके इम्पोर्टेंट मार्क करते जाओ अगर ऑलरेडी लिखा हुआ है तो। वर्क्स मैनेजर सैलरी, भले आपका फॉर्मेट नहीं बना हुआ है केसवानी, तो ऐसे 1 2 3 4 करो और लिखते जाओ जो जो मैं बोल रही हूँ कहाँ जा रहा है। लास्ट एक कंफ्यूजिंग ट्रेडिंग आइटम में आता है हीटिंग एंड लाइटनिंग। सुना है? हीटिंग एंड लाइटनिंग कहाँ जाता है? ट्रेडिंग में। अब पीएनएल की कुछ कंफ्यूजिंग चीज़ों की बात कर रही हूँ मैं। सबसे पहले आई डोंट नो व्हाई बच्चे ऑडिट फीस देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑडिट फीस में कंफ्यूज होने वाला क्या है? ऑडिट फीस जो आप सीए को पे करते हो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट करने के लिए और टैक्स बताने के लिए, तो बिजनेस होगा तो ये खर्चा आएगा ना। ऐसे थोड़ी है ये खर्चे की वजह से बिजनेस हो रहा है। अगर आप बिजनेस करोगे तो आपको ऑडिट कराने की जरूरत पड़ेगी, तो ऑडिट फीस पे होगा। तो ये कौन सा एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, आउटवर्ड वाली जो भी चीज है पीएनएल लिखवाया मैंने ये ऑलरेडी। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट ड्यूटी पीएनएल लिखवाया ऑलरेडी। नेक्स्ट, कमीशन। अभी देखो कमीशन में कैसे घुमाते हैं आप लोगों को। आपका माइंड एग्जाम में ऑलरेडी प्रेशर में काम करता है। एग्जाम में दिया हुआ है कमीशन, या अमाउंट डेबिट में दिया हुआ होगा या क्रेडिट में दिया हुआ रहेगा।
हमारी नॉर्मल मेंटालिटी क्या होती है कि यार मेरा बिजनेस है तो कमीशन मैं पे करती हूँ, तो कमीशन मेरा एक्सपेंस होगा, तो आप डेबिट में लिख दोगे विदाउट सीइंग कि कमीशन का अमाउंट तो क्रेडिट में दिया हुआ था, तो वो कौन सा होगा, कमीशन रिसीव। बहुत बार ऐसे होता है, जैसे सपोज गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसको सैमसंग से बड़ा ऑर्डर आया, उसने टोनी टीवी से ऑर्डर आया, अगर ये आपने इतने यूनिट्स बेचे तो आपको वो लोग क्या देंगे, कमीशन देंगे। सुना है बड़े बड़े बिजनेसेस में ऐसा होता है, 500 यूनिट्स आपने बेचे, 1000 यूनिट्स बेचे, तो कंपनी आपको कमीशन देती है। तो एक बिजनेस कमीशन रिसीव भी तो कर सकता है, तो कमीशन रिसीव्ड का आएगा इनकम में और कमीशन पेड कहाँ जाएगा, एक्सपेंस में। प्लीज आँख खोल के देखना, कमीशन, इंटरेस्ट, रेंट, ये देखते, और डिस्काउंट, कमीशन, इंटरेस्ट, रेंट, डिस्काउंट, ये 4 चीज़ है जिसमें आप गड़बड़ कर सकते हो। ये चारों रिसीव भी हो सकता है, पेड भी हो सकता है। अमाउंट डेबिट में है तो ट्रेडिंग, हाँ नहीं नहीं नहीं, डेबिट में है तो पीएनएल डेबिट, क्रेडिट में है तो पीएनएल क्रेडिट, है वो पीएनएल का ही आइटम। समझ में आ रहा है? आपने जो बोला कमीशन पीएनएल का जाएगा ना, तो पीएनएल डेबिट का, अच्छा डेबिट में आ गया। कौन सी 4 चीज़ें बोली मैंने, कमीशन, इंटरेस्ट, रेंट, डिस्काउंट। अच्छा थोड़ा और मैं अगर आपको एक स्टेप आगे लेके जाऊँ, एक अकेला ऐसा आइटम है जो ऑपोजिट जाता है, आरडी ओ प्लस, एक अकेला ऐसा आइटम है जो ऑपोजिट जाता है, यानी ट्रायल बैलेंस में डेबिट में दिया हुआ रहता है पर हम लिखते वक्त उसको क्रेडिट में लिखते हैं। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। हाँ, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न। रिटर्न से एक अकेला ऐसा आइटम है जो उल्टा होता है। क्यों? परचेसेस डेबिट होते हैं, परचेस रिटर्न क्रेडिट होता है, बट हम तो उसको डेबिट में से माइनस कर रहे हैं, तो आपको ट्रायल बैलेंस में तो वो क्रेडिट में दिया हुआ रहेगा, बट हम क्या करते हैं, उसको डेबिट में से माइनस करते हैं। तो अगर मेरे को पेपर थोड़ा सा ट्रिकी बनाना है ना, तो मैं रिटर्न्स लिखूंगी और डेबिट में भी अमाउंट दूंगी, क्रेडिट में भी अमाउंट दूंगी। तो जो डेबिट का रिटर्न है वो सेल्स रिटर्न है और जो क्रेडिट का रिटर्न है वो परचेस रिटर्न है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये सारे जो छोटे छोटे पॉइंट्स बता रही हूँ ना, ये पीछे लिखते जाओ तो कहीं कनेक्ट होगा। डेबिट का रिटर्न सेल्स रिटर्न है और क्रेडिट का रिटर्न परचेस रिटर्न है, यानी उल्टा होता है। याद आ रहा है बच्चों? अगर अमाउंट डेबिट में तो परचेस रिटर्न ना, सेल्स रिटर्न उल्टा दिया। परचेस का आता है लव्य, परचेस डेबिट में आता है ना, तो परचेस रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट होगा। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? और आपको थोड़ा कंफ्यूज करना है ना, तो वर्ड्स यूज करते हैं, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। तो बच्चा मेरे को आके पूछता है दीदी ये क्या है, क्यों दिमाग लगा रहे हो, क्या है? डेबिट में दिया है तो सेल्स रिटर्न है, क्रेडिट में दिया है तो परचेस रिटर्न है। अगर आपको दिमाग फिर भी लगाना है तो सुन के जाओ क्या है। रिटर्न इनवर्ड या आउटवर्ड किस बेसिस पे बोलते हैं? मूवमेंट ऑफ गुड्स के बेसिस पे बोलते हैं। गुड्स रिटर्न होके बिजनेस में अंदर आ रहा है, रिटर्न इनवर्ड्स, यानी पहले तो बाहर गया था ना, तो ये कौन सा रिटर्न है? सेल्स रिटर्न। गुड्स रिटर्न होके बिजनेस से बाहर जा रहा है, रिटर्न आउटवर्ड, यानी पहले गुड्स अंदर आए थे अभी रिटर्न जा रहे हैं, तो ये क्या होगा? परचेस रिटर्न। समझ में आ रहा है? इजी है, पक्का इजी है। नेक्स्ट है जनरल एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस। ऐसे 2 एक्सपेंसेस होते हैं। आप ट्रेड एक्सपेंस पढ़ते हो, ट्रेडिंग में डाल देते हो, होपलेस हो आप। ट्रेड एक्सपेंस यानी सेलिंग एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा? पीएनएल में। ट्रेड एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, पीएनएल। थोड़ा ऐसे कुछ बड़ा दिखा ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे दिख रहा है टू रेंट, कॉमा रेट्स, कॉमा टैक्सेस, पीएनएल में रेंट, रेट्स, टैक्सेस, पीएनएल। टू रेंट, कॉमा रेट्स, कॉमा टैक्सेस। लीगल चार्जेस पीएनएल में, लीगल चार्जेस भी कहाँ जाएगा? पीएनएल में। इलेक्ट्रिसिटी तो पता है ना बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पीएनएल। एक और कंफ्यूजिंग आता है वेयर हाउस रेंट। वेयर हाउस रेंट यानी स्टोरेज का रेंट कहाँ जाएगा? पीएनएल में। जरूरी थोड़ी है कि मैं हर गुड स्टोर करूं, कुछ कुछ गुड्स मेरे डायरेक्ट सेल भी हो सकते हैं, तो वो कौन सा एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। देखो कभी कभी क्या होता है,
मेरी फैक्ट्री है बहुत बड़ी, ये श्रुति नहीं, ये अनीशा मेरी ये है कस्टमर है, तो मैं अनीशा को बोलती हूँ आप मेरे से फैक्ट्री के बाहर लेकर जाओ, इसके बाद वो गुड्स आपके, तो वो स्टोर करने के लिए पैसे कौन भरेगा? वेयर हाउस के अनीशा भरेगी, मेरा खर्चा नहीं है वो, किसका खर्चा हो जाएगा? अनीशा का। या कई बार सपोज श्रुति मेरी कस्टमर है, इसने बोला आप स्टोर करो, मेरे को जब जरूरत होगी ना मैं तब आपसे खरीदूंगी, तो तब वेयर हाउस का खर्चा कौन करेगा? मैं। तो जरूरी थोड़ी हर बार वेयर हाउस का खर्चा मैं ही करूँ, तो इसीलिए वेयर हाउस एक्सपेंस या वेयर हाउस रेंट इज माई इनडायरेक्ट एक्सपेंस। समझ में आ रहा है क्या बात कर रही हूँ? नेक्स्ट एक लास्ट चीज बता रही हूँ। अच्छा ये मैंने बताया इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सब कहाँ आता है? पीएनएल क्रेडिट में। अभी मैं जा रही हूँ एक बहुत ही कंफ्यूजिंग आइटम पे, प्रोविडेंट फंड, जो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। प्रोविडेंट फंड, पहले इसका कंसेप्ट सुनो, कंसेप्ट क्या है। एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ गया ना, आइटम्स की पोस्टिंग बहुत ईजी है। कंसेप्ट सुनो क्या है, प्रोविडेंट फंड क्या होता है। आप सब मेरे एम्प्लॉयज हो, आप सब जितनी भी सैलरी मेरे पास कमा रहे हो उसमें से कुछ पार्ट मेरे को आपके रिटायरमेंट के लिए साइड करके रखना पड़ता है। तो आप जब भी लोगों से बात करोगे ना जो न्यू जॉब पे लगे, तो उनसे हम 2 क्वेश्चंस पूछते हैं, आपका सीटीसी कितना है, आपका इन हैंड कितना है। सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी कितना है, तो कंपनी सैलरी तो आपको 10,000 दे रही है, बट आपको इन हैंड से 8,000 आ रहा है। क्यों? वो 2,000 आपका पीएफ के लिए कट रहा है। पीएफ क्या है? प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड जो आपकी रिटायरमेंट पे आपको काम आएगा। हम आपकी सैलरी आपको हाथ में पूरी नहीं देके आपके रिटायरमेंट के लिए आपकी सैलरी में से कुछ पार्ट साइड करके रखते हैं। इसका याद होगा तो मैंने बताया था कैसे स्कैम हो रहा है। बेसिक सैलरी का 12.5%, मैंने बताया, मैंने इस पे बहुत टाइम इन्वेस्ट किया। नहीं बोला, जॉब बीच में छोड़ दी तो दूसरे एम्प्लॉयर के पास आप जाओगे, सेम पीएफ का अकाउंट गवर्नमेंट के पास मेंटेन होता है। समझ में आ रहा है क्या बात करूँ? तो अभी देखो क्या हो गया, जितना मैं आपकी सैलरी में से काटूंगी ना, इक्वल अमाउंट मुझे अपने पॉकेट में से भी आपके रिटायरमेंट के लिए सेव करने होते हैं। मुझे यानी एम्प्लॉयर को आपकी सैलरी से मैं जितना भी मैं पीएफ काट रही हूँ, आपसे मैं कितना काट रही हूँ? 2,000, तो पर पर्सन 2,000 मुझे अपने पॉकेट में से भी आपके लिए साइड करना, आपके रिटायरमेंट के लिए। तो इसको हम बोलते हैं, गवर्नमेंट का रूल है। 2% है, 2% आपके परसेंट पर जाएगा सब मुझे, आपका लॉस नहीं है। लॉस कैसे? एम्प्लॉय वेलफेयर है ना। मैं बोलूँ सैलरी मेरा लॉस है, लॉस है क्या? एम्प्लॉय वेलफेयर है ना। समझ में आ रहा है? तो ये जो 2,000 मेरे पॉकेट को पिंच कर रहा है, यानी एम्प्लॉयर के पॉकेट से जा रहा है, वो मेरे लिए क्या एक्सपेंस है? एक्सपेंस है ना। तो इसको हम बोलते क्या है? प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन। मैं मेरे साइड से जो आपके लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, कहाँ जाएगा ये? प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस डेबिट। प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन। फास्ट जा रही हूँ क्या? स्लो जा रही हूँ? नॉर्मल है। डिविडेंड रिसीव्ड होता है, क्रेडिट। अभी देखो क्या है, ये पैसा मेरे को गवर्नमेंट बाय डिविडेंड्स। अभी देखो क्या है, ये पैसा जो मैंने आपके सैलरी में से काटा 2,000 प्लस मेरा अपना 2,000, इसको गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करने की एक डेट होती है। उस दिन मैं जाके गवर्नमेंट के पास, क्वार्टरली डिपॉजिट होता है, मैं क्वार्टरली या मंथली वो गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करती हूँ। समझ में आ रहा है क्या बात करी? बट तब तक तो वो पैसा मेरे पास ही पड़ा है, मैंने आपको सैलरी में से तो काटा है, बट फिलहाल वो पैसा मेरे ही अकाउंट में पड़ा है। तो मेरे लिए क्या होता है? मेरी लाइबिलिटी है, मेरा पैसा है क्या? किसका पैसा है? एम्प्लॉइज का पैसा है जो फिलहाल मेरे पास पड़ा है। तो प्रोविडेंट फंड ये क्या होता है? मेरी लाइबिलिटी होती है। प्रोविडेंट फंड यानी एम्प्लॉइज के सैलरी में से काटा हुआ पैसा जो अब तक गवर्नमेंट को फिलहाल के लिए डिपॉजिट नहीं हुआ है क्योंकि ड्यू डेट नहीं आई है। तो वो लायबिलिटी साइड में भी आएगा और सेकंड इफेक्ट आएगा पीएनएल, पर इसका एडजस्टमेंट नहीं आता।
ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है आपको प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, तो वो जाता है पीएनएल डेबिट। प्रोविडेंट फंड तो हो जाता है लाइबिलिटी। समझ में आ रहा है? एक और चीज दी हुई रहती है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट देखा तो सीधा कहाँ, असेट। दूसरा लॉजिक क्या है इसका, आपके जो पैसे मेरे पास पड़े थे ना उसकी ड्यू डेट आने में टाइम है, तो फिलहाल मैंने वो कहीं तो इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा मेरा, असेट। ये तीन चीजें सबको क्लियर है? अब मैं पूछ रही हूँ, सब लोग एक साथ बताओ, जो जिधर बैठ के यूट्यूब वीडियो देख रहा है उसको सुना ही आना चाहिए। सबसे फर्स्ट, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन कहाँ जाता है, पीएनएल डेबिट। प्रोविडेंट फंड कहाँ जाता है, लाइबिलिटी में। और प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट कहाँ जाता है, एसेट्स में। प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी में, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन पीएनएल में, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट एसेट्स में। एक चौथी चीज होती है प्रोविडेंट फंड में, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। अभी इन्वेस्टमेंट किया है तो उस पर कुछ कमाओगे भी तो सही ना, तो जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ आपको प्रोविडेंट फंड में। पहली बात तो जो लोग बोल रहे हैं पीएनएल क्रेडिट सफा थर्ड क्लास होपलेस। कैसे, बिजनेस की इनकम है क्या, मेरी इनकम है, मैंने आपके पैसे थोड़े टाइम के लिए कहीं इन्वेस्ट किए हैं, तो इसके ऊपर मैं जितना भी कमाऊंगी वो मुझे किसको देना है, आपको देना है ना। तो मेरे क्या है, लाइबिलिटी में प्रोविडेंट फंड में ऐड होता है, ऐड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ऐड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। एम आई क्लियर? सबको लॉजिक समझ में आ रहा है? अगर आप इसको अपने पीएनएल क्रेडिट में आप दिखा रहे हो, यानी आप बोल रहे हो एम्प्लॉय के पैसे एम्प्लॉय को भी नहीं दिए, फिलहाल गवर्नमेंट को भी नहीं दिए, उसको इन्वेस्ट किया और खुद उस पर बैठ के प्रॉफिट कमा रहे हो, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो उसको आपको कहाँ ऐड करना है, लाइबिलिटीज में प्रोविडेंट फंड में ऐड करना है। क्यों? पहले अगर मेरा प्रोविडेंट फंड था 2000, अब उस पर मैंने 200 इंटरेस्ट कमाया, तो टोटल मुझे एम्प्लॉय को कितने देने हैं, 2200 देने। ईजी है। तो एक लास्ट बार पूछ रही हूँ, बताओ प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन कहाँ जाएगा, पक्का है? लव्य बताओगे? एक और बार, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन कहाँ जाएगा, पीएनएल डेबिट। प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट लाइबिलिटीज में प्रोविडेंट फंड में ऐड। इजी है। अभी कुछ और लाइबिलिटीज जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, जनरल रिजर्व, रिजर्व वर्ड दिखा या फंड वर्ड दिखा, सीधा कहाँ डाल देने का, लाइबिलिटीज में। जनरल रिजर्व क्या होता है, वो प्रॉफिट जो आपने सेट असाइड किया है, अब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, कि आगे आपको एक्सपांशन करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, तो प्रॉफिट आपको काम में आएगा। फिलहाल आपने बांटा है क्या, नहीं, यही बांटा होता तो किसको चला जाता, पार्टनर्स को। मैं बोलूँ फिलहाल पार्टनर का पैसा मेरे पास पड़ा है, तो मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी। नेक्स्ट, अगर अभी देखो आप बहुत मस्त कंफ्यूज करते हैं आपको, ट्रायल बैलेंस में दिया है आउटस्टैंडिंग वेजेस, एडजस्टमेंट में नहीं दिया है, ट्रायल बैलेंस में दिया है आउटस्टैंडिंग वेजेस 5000 क्रेडिट में, होपलेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस ट्रायल बैलेंस में दिया है, ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट होता है, आउटस्टैंडिंग वेजेस पे करना बाकी है, सीधा कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में, करंट लाइबिलिटी। पे करेंगे, एनपीओ नहीं है सर, एनपीओ से बाहर आ जाओ। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ, जाग रहे हो? नहीं, नेक्स्ट है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल आपको पैसे चुकाने हैं, लाइबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट, जहाँ भी आपने आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखा है ना, ब्रैकेट में लिखो गिवन एंड ट्रायल बैलेंस। नहीं तो आप बोलोगे दीदी ये तो एडजस्टमेंट है ना, हमको पता है, एडजस्टमेंट वाले की बात नहीं कर रही हूँ, ट्रायल बैलेंस के आइटम्स डिस्कस हो रहे हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है बच्चों, करंट लाइबिलिटी। मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है फिर भी मैंने विड्रॉ किए। एक चीज पूछ रही हो आप, मुझे बताओ, प्री रिसीव्ड कमीशन, प्री
रिसीव्ड कमीशन Asset. ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, कहाँ जाएगा? कितने जन बोल रहे हैं लाइबिलिटी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने जन बोल रहे हैं असेट्स? दोनों नहीं बोल सकते हो आप, पहली बात। और कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। कितने जन बोल रहे हैं असेट्स? बोलो ना, नोटा का ऑप्शन नहीं है। ठीक है asset. असेट 2 जन 10 जन लाइबिलिटी असेट 2 जन असेट। और कौन था? केसवानी ने नहीं हाथ उठाया। बोला लाइबिलिटी तो 2 जन छोड़ के बाकी सब होशियार है। कैसे? वो मेरी लाइबिलिटी है ना। प्री रिसीव्ड कमीशन यानी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मैंने अब तक सर्विस नहीं दी है, पहले ही पैसे आ गए, तो मेरे लिए क्या है? लाइबिलिटी। मेरे सर पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे सर्विस देनी है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आता है आपको एक पार्टनर्स लोन। पार्टनर का लोन हो, बैंक का लोन हो, किसका भी लोन हो, लोन देखा तो लाइबिलिटी। असेट्स में जब भी आप लिखना स्टार्ट करोगे पहले सारे इंटेंजिबल असेट्स आते हैं। नेम ऑफ फ्यू इंटेंजिबल असेट्स। Goodwill. हाँ, इंटेंजिबल बोला कि गुडविल। गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स। लिख दो सब राइट लाइन से। एग्जाम में आया है बच्चे को एक बार ट्रेडमार्क, बोलते दीदी आपने ये तो सिखाया ही नहीं कौन सा बच्चा? पिछले बैचेस। तो लिख के जाओ बाबा, बाद में ऐसे नहीं बोलो दीदी आपने नहीं सिखाया। फिक्स्ड एसेट्स। इसके बाद एक चीज आती है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी देखा कि असेट्स। मैं क्या करूंगी ना, अभी आप दोनों की मम्मी को वीडियो भेजूंगा, बोलूंगी सुनो किसका आवाज है पीछे। हमको लीज होल्ड प्रॉपर्टी लीज होल्ड प्रॉपर्टी हो या फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हो, प्रॉपर्टी देखा तो कहा जाएगा असेट्स। बच्चे कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दीदी आपने नहीं सिखाया। प्रॉपर्टी देखा कि असेट्स। एक और चीज है मुझे नहीं समझता है क्यों कंफ्यूज होता है, प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस यानी मेरे बिल्डिंग के आजू बाजू की एरिया मेरा तो असेट है ना, तो प्रीमाइसेस असेट्स। एक आता है लूज टूल्स। Asset. लूज टूल्स क्या होते हैं? अरे वो होता है ना पाना, नट्स, बोल्ट्स, पाना, आपका स्क्रू ड्राइवर, ये सब क्या होता है? लूज टूल्स। ये क्या है आपका? असेट। लाइफ स्टॉक रहा तो कोई Asset. लाइफ स्टॉक क्या होता है? Cattle. होपलेस। करंट लाइफ स्टॉक क्या होता है पहले वो बताओ। Asset होता है. हाँ, काऊ, बफेलो, ये सब। अभी अमूल का बिजनेस है, उसका तो सबसे बड़ा एसेट क्या है? लाइफ स्टॉक ही है ना। पेन दोगे? फिक्स्ड एसेट हाँ, फिक्स्ड एसेट ही है ना, मैंने कहा नहीं बोला। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट दिखा तो कहाँ आता है? फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स के बीच में। उठा के डायरेक्ट बाहर निकाल दूंगी, पूछूंगी भी नहीं इसकी ही क्यों बात कर रहे हो। जनरल बात है। हाँ हाँ नेक्स्ट दिया हुआ है आपको एडवांस गिवन टू शाहरुख खान। एडवांस गिवन टू शाहरुख खान असेट। भले कोई भी हो, शाहरुख खान हो या लव्य, मैंने पैसे दिया है ना, तो कहा जाएगा असेट। लव्य आप क्यों नहीं लिख रहे हो बेटा? करंट असेट्स नहीं, एडवांस पे। बीच में इन्वेस्टमेंट्स के अरे नीचे। यार मैंने लोन्स एंड एडवांसेस गिवन तो asset. Loans and advances given. Fixed deposit. Asset. Asset. Fixed deposit क्या होता है? आपने पैसे इन्वेस्ट किया। नेक्स्ट 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। पहले तो 10% छोड़ दो। गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता है? गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट स्कीम में आपने पैसा डाला है। गवर्नमेंट बॉन्ड ये क्या है आपका? इन्वेस्टमेंट है, असेट। नेक्स्ट प्रोबेबली द लास्ट, हाँ लास्ट, स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स। पहले होता था तो Asset. पोस्टल स्टैम्प दिया हुआ रहेगा सिर्फ, तो वो तो जाएगा पीएनएल में, बट स्टॉक वर्ड दिया है इसीलिए वो जा रहा है Asset. असेट्स में।
ठीक है, क्लियर है। ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट सब कुछ क्लियर है। प्लीज़ सिर्फ एक जो लास्ट 2-3 मिस्टेक्स होती है वो बता रही हूँ। अगर आपका पूरा सम राइट है, आपने डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा है, इन द बुक्स ऑफ नहीं लिखा है, फॉर द ईयर एंडेड के बाद वो 31 मार्च वो सब फिगर्स में लिखा है, आपको कैसे लिखना है 31 ऊपर ST, मार्च की स्पेलिंग, फिर कॉमा 2023। अगर आपने वैसे नहीं लिखा है, पर्टिकुलर्स रुपीस नहीं लिखा है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज रुपीस की जगह लिखा है पर्टिकुलर्स रुपीस, या बैलेंस शीट के ऊपर इन द बुक्स ऑफ नहीं लिखा है, तो सीधा सीधा पूरा राइट होने के बावजूद 1 से 2 मार्क प्रेजेंटेशन पे चली जाएगी। तो प्लीज़ सी दैट इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर 100 on 100 तो प्रेजेंटेशन के वजह से मार्क्स नहीं जानी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो पहले जब भी आप सम स्टार्ट करोगे तो अगर मेरे पास इनफ टाइम है, मेरा स्पीड बराबर चल रहा है, मैं ये सब कुछ फास्ट लिख दूँगी। क्लियर है? क्लियर है मैडम? वीडियो बंद करो।